नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने ये जो परीक्षा अध्ययन शुरू की थी क्लास 10th की, तो आज ये इसका दूसरा वीडियो है। कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न है उस पे बात की थी। आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। तो जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति है अगला टॉपिक इसमें, है ना। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इस बुक में क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए, तो हम इसको यूज करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंपल से है, हम लोग आगे करते हैं, बहुत टफ नहीं है। लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर में रिक्त स्थानों में जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि अंडर रूट पी, अगर अंडर रूट पी जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है, पी को कह रहा है कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। पी की जगह पर ऐसी कोई संख्या है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये संख्याएं हैं। तो कह रहा है तो ये संख्या क्या कहलाएगी। अगर हम इसकी जगह अंडर रूट 2 लिख दें, इसकी जगह अंडर रूट 3 लिख दें, या अंडर रूट 5 लिख दें, अंडर रूट 7 लिख दें, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, ये हमको बताना है। सिंपल सी बात है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें इसमें भर देना है, बस सिंपल सी। इसमें लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साधारण है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेकंड नंबर में जो लिखा हुआ है। इसमें इसमें लिखा है, कह रहा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है। कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, देखिए ये क्या कह रहा है, हम समझा रहे हैं अभी चीज़ों को। जैसे कह रहा है 2 की पावर 3 है, मान लीजिए किसी का हमने गुणनखंड निकाला तो 2 की पावर 3 आया, या ऐसे आया 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 है ये। और फिर इसी में आ गया 3 की पावर 2, मान लेते हैं समझने के लिए है। तो फिर इसका मतलब इसमें 3 × 3 आ गया 2 बार। एक क्वेश्चन मान लीजिए ए बराबर है ये। फिर बी बराबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, कुछ भी है, हम तो उदाहरण लेके समझा रहे हैं चीज़ों को कि इसमें प्रश्न पूछ क्या रहा है, हम लोग ये बात समझ रहे हैं। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3। तो इसको हम देखेंगे। अब हमें कॉमन निकालना है, तो हम जानते हैं कि ए की जो वैल्यू है और इसमें बी में जो भी कॉमन मिलेगा, देखिए कैसे। एक तो हम जानते हैं कि 2 मिलेगा, फिर इसमें 2 मिलेगा, सबसे छोटी घात पूछा है ना, सबसे छोटी घात, फिर से एक 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक 3 मिलेगा कॉमन। अच्छा, 3 बार था 3 यहाँ पर, एक बार और पहले लिख दें, फिर कॉमन ढूंढते हैं। 3 बार था ना, तो ये 3 बार हो गया। तो इसमें ये कह रहा है कि ए की वैल्यू, देखिए पहले तो कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो अगला हो जाएगा इसमें कॉमन क्या मिलेगा हमको। थ्री मिलेगा, और एक 3 और मिल जाएगा, 2 3 है ना कॉमन। तो हमें जो कॉमन मिला, इनका जो मासा मिला वो मिला 2 × 2 और 3 × 3। तो कुल मिलाकर के 2 का स्क्वायर मिल गया और 3 का भी स्क्वायर मिल गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए 2 की घाते 3 था, यहाँ 2 की घाते 2 था, तो सबसे छोटी घात दोनों में कॉमन क्या मिली, 2 की घाते 2 ये मिली। फिर कह रहा है 3 का स्क्वायर था, 3 का क्यूब था, तो सबसे छोटी घात हमको क्या मिली, 3 का स्क्वायर। तो इनका गुणनफल क्या कहलाएगा, जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, ये मासा होगा। तो जो छोटी घातें होती हैं, जो कॉमन मिलता है, दोनों में मिल जाता है, वो कहलाता है मासा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का मासा, या महत्तम समापवर्तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से मिलता जुलता है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे बड़ी घात, अब इसी में अगर हम बड़ी घात ढूंढते, मान लीजिए सबसे ज़्यादा, तो ये तो कॉमन था, सबसे ज़्यादा माने 2 का क्यूब है ना, 2 3 बार है तो सबसे ज़्यादा 2 का क्यूब आएगा। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब,
और 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो इस बार कह रहा है कि अधिकतम घात क्या होगी, तो जैसे 2 का क्यूब आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर क्या आएगा 3 का क्यूब। तो सब कुछ आ गया, इसमें मासा भी आ गया और बाकी संख्याएं भी आ गई, है ना। मासा जो ऊपर अभी आया था वो भी आ गया और संख्याएं सभी आ गई। तो इसको जो हम इससे हमें मिलेगा, जो ये मिला है, ये क्या मिला है हमको, लासा मिला हुआ है। ये तो सब लोग मासा लासा पढ़ चुके हैं पहले 9th में भी। तो इन दोनों का अगर अधिकतम घात बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो हमेशा हमें लासा मिलेगा, और अगर न्यूनतम घात लेंगे, छोटी घात लेंगे, तो मासा मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लासा या लघुत्तम समापवर्तक, है ना। ये तो लिख सकते हैं आप लोग। अब अगला करेंगे, इसको नोट कर लीजिए ना वीडियो रोक करके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा है कि कोई संख्या p बटे क्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कोई संख्या p बटे क्यू है। इसमें कह रहा है जहां p एवं q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। हम जानते हैं जैसे ये लिखा होता है ना 4/5, 5 0 नहीं है, यही तो मतलब हुआ। तो ये सभी क्या हैं, सभी भिन्न होती हैं। इनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, परिभाषा जानते हैं सब लोग, जो p बटे क्यू के रूप में होती हैं और q कभी 0 नहीं होता। परिभाषा लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जो p बटे क्यू के रूप में होती हैं और q 0 नहीं होता। तो इसको हम इसका आंसर लिखेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है, रिक्त स्थान है तो हमको सीधे भर देना है इसमें परिमेय संख्याएं। सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं है। अभी जब अच्छे क्वेश्चन कोई टफ आएंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे डिटेल से, अभी थोड़ा तेजी से करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है HCF किसका, HCF AB का इंटू LCM लिखा हुआ है। LCM किसका, ये भी AB का, इज इक्वल टू क्या होगा। तो अभी HCF इंटू LCM जो फॉर्मूला होता है ना, प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। तो HCF गुणे LCM, तो अब प्रथम संख्या क्या है, देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा, या लासा गुणे मासा, जैसा भी लिखना है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो प्रथम संख्या क्या है, A है, और गुणे द्वितीय संख्या क्या है, B है। तो A इंटू बी यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का मासा और दोनों संख्याओं का, माने पहली दूसरी का मासा और पहली दूसरी का लासा। तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लिखा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, A क्रॉस बी या A इंटू बी। बात को समझना है, बहुत कठिन नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है चीज़ों का। फॉर्मूला है, लिखा हुआ है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ऐसे करके लिख लेना है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा और गुणे लासा, ये चीज़ है। तो हो गया, फिर इसकी वैल्यू रख लेना है, हो गया आंसर। तो प्रथम संख्या A है, दूसरी संख्या B है, इनका मासा तो वहाँ पे लिखा है ना, मासा AB का, और फिर इंटू लासा किसका, AB का, वही लिखा था। तो फॉर्मूला है, परेशान नहीं होना है, कोई नई बात नहीं पूछा है, सरल है। इसके बाद आगे, अब देखिए आगे क्वेश्चन है जोड़ी मिलाइए। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जोड़ी मिलाना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके पहले भी एक पार्ट इसका हो चुका है, क्वेश्चन हो चुके हैं, तो पहले उनको नोट कर लेना है कॉपी में, इसके बाद आगे हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन था जो हमने कल बताया था, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2n+1 जहां n कोई धन पूर्णांक है तो किस रूप का होगा। तो देखिए 2n+1 में अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 + 1, तो कुल मिला के 2 × 1 = 2, 1 3 मिल जाता है। n का मान अगर 2 रखते हैं,
इसमें रख रहे हैं बार बार, n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर हम n का मान कुछ भी रख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो हमें विषम संख्याएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये जो होगा, अभी ऑब्जेक्टिव में दूसरा क्वेश्चन हमने कल बताया था, जो वीडियो है उसको अभी पीछे देखेंगे आप, तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो 2n+1 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो ये किससे मिलेगा जा करके, इसको हमको मिला देना है a से। इसके आगे a नहीं, जो भी जहाँ पे इसमें कौन सी संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं c में है, तो इसको c से मिला देना है, आगे लिख देना है इसमें c, इसका सही होगा विषम संख्याएं। ठीक है, ठीक से लिख देना है साफ साफ, विषम संख्या या संख्याएं लिखा है तो संख्याएं लिख देंगे। सरल है, कल हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है, ये कह रहा है 2m है। तो 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, फिर से m कोई धन पूर्णांक है, तो अब अगर धन पूर्णांक है इस बार 2m बस है, इसको मिटा देते हैं। ये 2m है, m का मान रखते हैं 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 रखेंगे अगर तो 2 गुणे 2 4 हो गया। अगर हम 3 रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर है, रख रहे हैं बार बार, तो 3 रखेंगे तो 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 गुणे 3 तो ये 6 हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस प्रकार से कि इसमें हमें m का मान रखने पर हमेशा सम संख्या मिल रही है ना, ये 4 है तो सम संख्या मिल रही है, तो इसको ये जो ये रूप लिखा है ये सम संख्याओं का रूप लिखा है, ये विषम संख्याओं का रूप था। तो इसके आगे जो भी इसका आंसर सही है सम संख्या, तो इसको हमें डी नंबर को लिख देना है, 2 के आगे डी लिख करके और यहाँ पे लिख देना है सम संख्याएं। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में लिखा हुआ है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक कह रहा है कि धन पूर्णांक का मतलब यही जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, m की वैल्यू 1 2 3 4 डैश डैश। देखिए जो हम लिखते जा रहे हैं, अभी जैसे हमने मिटा दिया, तो वीडियो रोक करके आप इसके पहले ही वो चीज़ें लिख लेना है, साथ साथ में वीडियो रोकते जाना है, चीज़ों को लिखते जाना है, क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड से करना है ना, नहीं तो वीडियो का समय उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है और आप लोगों के पास उतना समय रहता नहीं है ना, बिजी लोग हैं आप लोग, तो हमें थोड़ा कम समय में फुर्सत करना पड़ता है ना चीज़ों को, तो है ना, आप लोग के पास समय हमसे बहुत कम है, तो काफ़ी सारे काम हैं, तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। m का मान देखिए धनात्मक संख्याएं हैं, ये धन पूर्णांक संख्या लिखी है 1 2 3 4, यही संख्याएं धन पूर्णांक भी हैं और यही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो ये जो धन पूर्णांक होता है वो हमेशा प्राकृत संख्या होता है, तो यहाँ पे हमें जहाँ पे लिखा है प्राकृत संख्या, उससे हमें इसको मिला देना है या उसको इसके सामने रख देना है, तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आगे चौथे नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे। चौथे नंबर में लिखा हुआ है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, अब ये किससे मिलेंगी बताइए, परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। तो जब हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं तो यही हमको बताया जाता है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर में 2 भाग होते हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय मतलब जानते हैं ना, परिमेय, परिमेय का मतलब होता है जिनको अभी हमने पढ़ा ना p/q के रूप में जिनको लिखा जा सके, जो भिन्न की संख्याएं होती हैं कुल मिलाकर के, q नॉट इक्वल टू 0 हो। अपरिमेय भी जानते हैं, √2 √3 पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं 1/2 1/3 इस प्रकार से। इसमें हम पूर्णांक भी लिख सकते हैं 1 2 3। देखिए कोई भी पूछे कभी, मान लीजिए किसी ने पूछा कि 2/3 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। अगर उसने पूछा कि क्या 2 केवल परिमेय संख्या है, तो 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो 2/1 बन जाएगा ये, तो ये भी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं हम जानते ही हैं, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं अगर लिख दे या फिर पाई लिख दे, ऐसी संख्याएं, तो इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो ये वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो हमें इसमें आंसर में लिखना है चौथे में कौन सा नंबर, ए नंबर में लिखा है वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे ए नंबर में लिख देना है वास्तविक संख्या।
इसके बाद 5वें नंबर में आ जाते हैं। तो ये जोड़ी मिलाओ चल रहा है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें कह रहा है कि देखिए माइनस पी, और जहाँ पी धन पूर्णांक है, पी क्या है, धन पूर्णांक, तो माइनस पी कह रहा है जहाँ पी एक धन पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। अब जो बचा, अब आप लोग तो ट्रिक वाले हैं, तो इसमें अधिकल्पित संख्या बचा है, तो ये तो हमको पता चल गया कि अधिकल्पित संख्या से मिलाना है इसको, है ना। लास्ट में कौन से नंबर में है ये, बी नंबर में, बी में है अधिकल्पित संख्या। तो अधिकल्पित संख्या से सही ये मिलान इसका हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है, अगर हम ये समझेंगे तो अधिकल्पित संख्या जैसे -4 है, अंडर रूट के अंदर -5 है, ये सभी अधिकल्पित संख्याएं होती हैं जिनके अंदर माइनस होता है। अभी जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, 11th में ये एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या नाम से, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें इसको हल करने का तरीका बताया जाता है। अभी हमको बस याद कर लेना है कि ये सभी क्या है, अधिकल्पित संख्याएं हैं। तरीका उसमें ये होता है कि √4i लिखते हैं, अयोटा एक आ जाता है, प्रतीक है ये, इसको अयोटा कहते हैं। अभी 11 में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। तो ये 4i या √5i, जब इस प्रकार की संख्याएं होती हैं तो इनको ऐसे बदल लेते हैं और इनको कहते हैं अधिकल्पित संख्याएं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब आगे जो क्वेश्चन है इसमें देखिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है ना। सत्य असत्य में हमको बताना है चीज़ें। तो इसमें क्या करना है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं क्या ये सही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये सत्य है कि नहीं, देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, प्राकृत संख्याएं, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है वो जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 ये होती हैं। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाएगी हमको, है ना। 1 भी मिल रहा है, 2 भी, 3 भी, तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। एक तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। लेकिन अगर इसी का उल्टा, ये तो सत्य हो गया, पहले का सत्य है, तो ये हो गया सत्य क्वेश्चन, ठीक है। प्राकृत संख्या पूर्ण, अगर इसी का उल्टा पूछ लेता कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये गलत हो जाता है। इसको नोट डाल करके लिख लेना है चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है ना। अगर ऐसे लिखा है प्राकृत संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। तो ये असत्य है, जबकि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना इधर, वो सत्य है। अगला देखिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या, लीजिए जो हमने कहा उसने कह ही दिया, तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है दूसरे नंबर में। अब इसने कहा कि पूर्णांक प्राकृत संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है पहले समझते हैं। पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 ये धन पूर्णांक है, -1 -2, है ना। ऐसे भी तो माइनस की भी तो हो सकती हैं, -1 -2 -3। तो ये कुल मिलाकर के सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक संख्याएं तो हमने देख ली, अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्राकृत संख्या होती है। तो बताइए ये क्या संभव है कि प्राकृत संख्याएं तो बेचारी केवल छोटी छोटी होती हैं, ऐसे 1 2 3 4, तो प्राकृत सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, कभी कभी नहीं हो सकती हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा है, ये तो बेचारी कम है। तो ये कथन तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य। अब वो कैसे हो जाएगा, हम एग्जाम्पल लेके सबको समझाते जा रहे हैं, है ना। आगे कह रहा है 3rd नंबर में, और सिंपल है ना, तो बहुत समय नहीं दे रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, इसको नोट करते जाना है साथ साथ में।
थर्ड नंबर में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय, प्रत्येक क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब ठीक से पढ़ेंगे अगर, कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो सही है क्योंकि वास्तविक संख्या बड़ी है। इन क्वेश्चनों को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये बड़ी सी वास्तविक संख्या है मान लीजिए, और इसके अंदर परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है ना। ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया, और ये पूरी संख्या क्या हो गई, वास्तविक हो गई। तो देखिए परिमेय भी वास्तविक के अंदर और अपरिमेय भी वास्तविक के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। और अगर इसी में ये भी पूछा होता ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी सत्य हो जाता है ना। हमको अगर ये ग्राफ दिमाग में है कि वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है ना। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर में, इसको नोट कर लेना है। देखिए 5th नंबर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पूर्णांक संख्याएं अभी हमने लिखा था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, फिर से लिख रहे हैं। देखिए अब एक बार बार कर रहे हैं, अभी भी ना समझ में आए तो फिर क्या मतलब है। ये पूर्णांक संख्याएं लिखी हैं सभी, तो क्या इनको परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि उनके बटे में कुछ ना कुछ होना चाहिए, p बटे q के रूप में होना चाहिए और q जीरो ना हो। यही तो अभी हमने पीछे पढ़ा। तो हम क्या इन सभी संख्याओं को सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अगर हम बटे में सब में एक एक लगा दें, अपने से लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे ही हमने बटे में एक एक लगाया तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि बटे में एक हो गया, है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि दो है, तो इसको हम पूर्णांक है, ये दो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, तो दो के बटे में अगर हम एक लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। फिर इसके बाद 6वां है, कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है। अब यही तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा तैयार हुआ है आज तक में कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो असत्य हमें यहाँ पे लिख लेना है। और इसके साथ साथ √5 है, √3 है, √2 है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इतना सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है लिख लेगा, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा, 5वां हमारा सत्य हो जाएगा। तो इनको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं दे रहे, शुरुआत है हमारी। तो पीछे जो एक वीडियो हो गया है और ये वीडियो, दोनों के क्वेश्चन लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया, √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन 2023 में यानी कि इसी साल पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया √2 वाला, ये अभी 2023 में पूछा गया है, और इसके पहले 2020 में भी पूछा गया था, है ना। इसमें साफ साफ लिखा भी है। तो ये सभी पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अभी जो हमने p बटे q वाला किया वो 2022 में पूछा गया था। तो ये सभी पुराने क्वेश्चन हैं, तो अभी हमको करना है। देखिए इसी साल लेटेस्ट पूछा गया, पहले भी पूछा गया बार बार। अगर थोड़ा बदल दे कि √5 है, √3 है, तो हमें ये बात दिमाग में रखनी है ना। तो इसको करना है, इसके बाद आगे अगला जो भी प्रैक्टिस सेट है हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से करना है। तो आगे अब कल नई क्लास देखते हैं, है ना, इसके बाद आगे। और ये अब आज लगभग इसमें थोड़ा क्वेश्चन बचे हैं, परीक्षा अध्ययन है, कोशिश करेंगे परीक्षा बोध अगर मिलेगी तो परीक्षा बोध के क्वेश्चन भी इस पाठ के करा देंगे, तो आपका 3 वीडियो में लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी पहले पाठ की। फिर बाकी जो और बेहतर हो सकेगा उसको करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।